नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी। दोस्तों, हम इस सीरीज में पॉलिटी पढ़ रहे थे। इंडियन पॉलिटी के अंदर बात करी थी और उसके अंदर हमने भारत की नागरिकता के प्रावधान के बारे में बात करी थी। मूल अधिकार हम पढ़ चुके थे। नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ चुके थे। साथ ही हम लास्ट लेक्चर के अंदर मूल कर्तव्य पढ़े थे। मूल कर्तव्यों के अंदर हमने देखा था कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। साथ ही उनके जो 10 सदस्य उनको किस प्रकार अपन याद कर सकते थे, वो शॉर्ट ट्रिक देखी थी। साथ ही हमने देखा था कि जो 11 मूल कर्तव्य वो आपको मुंह जुबानी याद करवा दिया था। अब हम जो संविधान का भाग 5 है उसको आज पढ़ने जा रहे हैं। संविधान के भाग 5 में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या आता है, उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति। तो इनसे संबंधित जो पीडीएफ है, पीडीएफ से आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही वहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें भी डाली जा रही है। सुजस और पीआईबी विशेष रूप से वहाँ पर डाली जा रही है, डेली डाली जा रही है। तो अब हम बात करते हैं संविधान के भाग 5 की। जब हम संविधान का भाग 5 पढ़ते हैं तो इसमें आते हैं कि सबसे पहले ये संघीय, जो हम कहते हैं कि केंद्र सरकार है, उससे संबंधित ये है। तो केंद्र सरकार के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पढ़ेंगे, हम इसके अंदर हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे और उसके अलावा महान्यायवादी भी पढ़ेंगे। महान्यायवादी पढ़ने के बाद हम इसके अंदर पढ़ने वाले भारत की संसद। संसद पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे भारत का सुप्रीम कोर्ट। भारत का सुप्रीम कोर्ट भी भाग 5 में। और उसके बाद केक, कंट्रोल ऑडिटर जनरल। ये संविधान का आर्टिकल तक हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर इनके सारे आर्टिकलों के बारे में एक एक जानकारी लेने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं संविधान का भाग 5। संविधान के भाग 5 में हम देख सकते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, सुप्रीम कोर्ट और केक, ये चीज़ें हमें पढ़नी। और एग्जाम में बहुत, यदि हम कहें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस, मतलब वेटेज क्वेश्चन होगा, वो सबसे ज़्यादा वेटेज ही हैं और मटेरियल भी सबसे ज़्यादा ही हैं। एक एक आर्टिकल पर हम चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे और उन चीज़ों को आपको मुंह जुबानी याद करवाने की गारंटी देंगे। अब बात करते हैं आगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की हम बात करें तो मोटा मोटी राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 62 तक है। आर्टिकल 52 से लगाकर 62 तक। फिर उसके अलावा संसद के अंदर भी राष्ट्रपति का यूज होता है। फिर हम हाईकोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ भी राष्ट्रपति आएगा। जब मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो वहाँ भी राष्ट्रपति आएगा। तो इस प्रकार कई आर्टिकल में राष्ट्रपति विभिन्न आर्टिकल में आता है, तो वो समय के साथ हम पढ़ते रहेंगे। पर मोस्टली मोटा मोटी शुरुआत में देखें तो आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति के उनके कर्तव्य, उनकी क्या शर्तें हैं, उनका क्या शपथ है, उनकी क्या योग्यता है, उनके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का ये जो प्रावधान है ये कहाँ से लिए गया? हम पिछले हमारा रिकॉर्ड रहा कि हम एक चीज़ पढ़ते हैं उसके साथ अन्य कॉन्सेप्ट भी करते चले जाते हैं। तो हम राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। अब राष्ट्रपति पढ़ने से हम किस देश से ये चीज़ें लिए, उससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपका रिवीजन करवा देते पिछले वाला। उसमें हमने आपको देखा था कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है ये कहाँ से ली गई? ये कनाडा से ली गई। फिर उसके बाद हम संघात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। पर संसदीय प्रणाली एक संघात्मक प्रणाली होती है, एक संसदीय प्रणाली होती है। जब हम संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे ना, तब इनको हम डिटेल से आपको इसके डिटेल्स में आपको बताएंगे। पर सबसे पहले हम कि जो नागरिकता है वो किस देश से ली? नागरिकता ली हमने ब्रिटेन से। फिर उसके बाद में हमने मूल अधिकार पढ़े, तो वो कहाँ से लिए? वो अमेरिका से लिए। फिर हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े, वो कहाँ से लिए? वो हमने आयरलैंड से लिए। फिर हमने मूल कर्तव्य पढ़े, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए? हमने रूस से लिए। अब हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। तो ये जो राष्ट्रपति का प्रावधान है ये कहाँ से लिए गया? तो ये राष्ट्रपति का प्रावधान ये लिया गया ब्रिटेन प्रणाली से। कहाँ से? ब्रिटेन प्रणाली से। परंतु ब्रिटेन प्रणाली में और भारत के में क्या अंतर है? सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। जब ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति या जो मुख्य होता है वो वहाँ का क्राउन होता है, वहाँ का राजा होता है। परंतु भारत में इस प्रकार नहीं है। भारत में कोई राजा नहीं, राजा हैं वो अपनी स्थिति पर, अलग अलग स्थिति पर बने हुए हैं, परंतु मुखिया के तौर पर भारत का राजा नहीं है। मुखिया के तौर पर वंशानुगत भारत के अंदर नहीं है, जबकि ब्रिटेन के अंदर वंशानुगत है। चीजें समझ के, भारत के अंदर क्या होता है? निर्वाचित होता है। तो भारत के अंदर राजतंत्र है, जबकि ब्रिटेन के अंदर गणतंत्र है। सॉरी, भारत के अंदर राजतंत्र, मतलब गणतंत्र जनता के द्वारा चुना जा रहा है, बल्कि वहाँ क्या है? वहाँ एक जो वंशानुगत है, वहाँ की जो पीढ़ी है
वो चली आ रही है। ये भारत और ब्रिटेन के अंदर मूल रूप से अंतर है। फिर इसके अंदर एक चीज़ आती है कि जो भारत की जो व्यवस्था है, एक तो जो राष्ट्रपति होता है मुख्य के रूप में दो चीज़ें होती है। एक तो आप संसदीय प्रणाली है जिसके थ्रू अध्यक्ष होता है, समझने की कोशिश कीजिए कि एक संसदीय प्रणाली है, इसमें क्या होता है, मुखिया के तौर पर अलग व्यक्ति होगा, मुखिया अलग होगा और एक होगा नाम मात्र का। जबकि जो अध्यक्ष प्रणाली होती है, अध्यक्ष प्रणाली, इसमें क्या होता है, मुखिया एक ही होता है। जिस प्रकार भारत के अंदर एक तो है नाम मात्र का जो मुखिया के तौर पर बैठा है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति, और एक्चुअल पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। जबकि जो अध्यक्ष प्रणाली होती है ना, उसके अंदर सारी की सारी पावर है ना अध्यक्ष के पास ही होती है। जिसे अमेरिका का राष्ट्रपति है तो सारी पावर अपने पास रखता है, जबकि भारत के अंदर भारत के राष्ट्रपति के पास इतनी उसके पास पावर नहीं, पावर है परंतु वो किसी की सलाह पर कार्य करे और वो सलाह मंत्रिपरिषद के आधार पर काम करेगा। तो सारी इन चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। बात करें ये राष्ट्रपति, तो हमने सबसे पहले चर्चा कर ली, क्या चर्चा करी कि प्रावधान कहाँ से लिए गए, ब्रिटेन से। संविधान के राष्ट्रपति कौन सा, संविधान का भाग कौन से, भाग 5 में। अनुच्छेद कौन से तक, अनुच्छेद 52 से 62 तक, ये चीजें देख ली। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और साथ ही निर्वाचित राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, किस प्रकार निर्वाचन होगा, वो आगे हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में कहा था राष्ट्रपति पद के लिए कि भारत का राष्ट्रपति शक्तियों के मामले में ब्रिटेन क्राउन की तरह है, जबकि विधिक रूप से अमेरिका राष्ट्रपति की तरह। विधिक रूप से देखें तो किस प्रकार, चुनाव के हिसाब से विधिक रूप से देखें तो किस प्रकार से, अमेरिका के राष्ट्रपति के हिसाब से, पर जबकि शक्तियों के मामले में देखें तो ब्रिटेन क्राउन की तरह। ये किसने कहा था, ये भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। आगे हम बात करें, भारत राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। छोटे मोटे क्वेश्चन, छोटे मोटे एग्जामों में कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति। आप कमेंट सेक्शन में बताइए भारत का पहला न्यायिक नागरिक कौन है, भारत का पहला न्यायिक नागरिक किसको कहा जाता है, वो आप बताइएगा। अब इसकी बात करें, देश के संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होता है, संवैधानिक या औपचारिक या हम कहेंगे नाम मात्र का प्रमुख होता है। फिर प्रमुख होता कौन है, प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होता है। नाम मात्र का प्रमुख कौन, संवैधानिक प्रमुख कौन या औपचारिक प्रमुख कौन, वो तो है राष्ट्रपति, क्योंकि सारे काम किसके नाम से किए, औपचारिक ऐसे कि सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। नाम मात्र का ऐसे कि भाई केवल नाम चल रहा है, काम नहीं चल रहा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की ये चीजें, नाम मात्र का या औपचारिक रूप से किसको, औपचारिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। नाम मात्र का कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो यहां तक ये चीजें थी। अब हम बात करें अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है भाई, समझ गए, भारत का एक राष्ट्र अर्थात सदैव विद्यमान रहेगा। क्या रहेगा, सदैव विद्यमान रहेगा। इसका मतलब क्या, इंग्लिश में इसमें लिखा सी, सेल, सॉरी सी नहीं, सेल। सेल का मतलब हमेशा रहेगा, कि जैसे किसी भी परिस्थितियां ऐसे नहीं रहेगी जब भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो। यदि राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है, मृत्यु तो अचानक ही होती है, यदि राष्ट्रपति मृत्यु हो जाती है, वो पद त्याग देता है या उसको हटा दिया जाता है, 3 परिस्थितियों में पद रिक्त हो जाता है। हटा देते हैं, मृत्यु हो जाती है, या खुद त्याग पत्र दे देता है। तो उसके बाद तुरंत स्थिति में उपराष्ट्रपति उनकी जगह ले लेगा, राष्ट्रपति की जगह। और यदि जिस उपराष्ट्रपति को हम राष्ट्रपति भी बना, जिस उपराष्ट्रपति को हमने राष्ट्रपति बनाया, यदि वो भी अपना त्याग पत्र दे दे, या फिर उसकी भी मृत्यु हो जाए, या फिर उसको भी हटा दे, तो फिर क्या है, तो फिर भारत का इस स्थिति में क्या होगा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। जवाब सुनने से पहले आप इसका आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो उस स्थिति में जो भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम सीजेआई कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश इस व्यवस्था को संभालेगा। अब बात आती है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कुछ हो जाता है, पद त्याग देता है, हटा दिया जाता है उसको, या मृत्यु हो जाती है, तो वरिष्ठतम जो भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा। इस प्रकार भारत के मतलब हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति रहेगा, मतलब पद खाली नहीं रहेगा। तो भारत, ये आर्टिकल 52 इस बारे में बताता हमें। समझ गए यहाँ तक।
आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति होगा कौन से आर्टिकल में, और सदैव रहेगा। इस चीज़ पर थोड़े लोग कम थोड़ा फोकस करते हैं, पर सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी इसको अच्छे से फोकस करके आर्टिकल 52 को आपको अच्छे से समझा दिया गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका। संघ यानी केंद्र सरकार। संघ का मतलब क्या? केंद्र सरकार। संघ की कार्यपालिका शक्तियां हमने आपको पहले भी बताया, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय से संबंधित, कार्यपालिका कार्य करने वाले, एग्जीक्यूटिव, और एक होती है व्यवस्थापिका, कानून बनाने वाले, तो व्यवस्थापिका, और उनको लागू करने वाले एग्जीक्यूटिव कौन है? कार्यपालिका। तो संघ यानी केंद्र की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका शक्तियां क्या होगी, तो इसको हम डिटेल में बात करते हैं। तो डिटेल में हम बात करते हैं, तो आप यहां पर देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 53 का एक हमें क्या बता रहा है? 53 का एक बता रहा है कि संघ की कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। वो इसका प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ के माध्यम से। अधीनस्थ कौन होगा? जो बताएगा कि ये अधीनस्थ है, और मोस्टली अधीनस्थ कौन है? केंद्र की सरकार, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल। समझ गए यहां तक? फिर उसके बाद में 53 का 2, 53 का 1 में क्या कि संघ की जो कार्यपालिक शक्ति हैं वो राष्ट्रपति के नाम से राष्ट्रपति में निहित होगी, और इसका प्रयोग स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। फिर 53 का 2 कि संघ की रक्षा बलों का, केंद्र के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश कि सर्वोच्च कौन होगा? रक्षा बलों का सर्वोच्च कौन होगा? तो कौन होगा भाई? राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ये किसके अंदर है? रक्षा बलों का सर्वोच्च कौन होगा? कि राष्ट्रपति होगा। वो किसके अंदर दिखा रखा है? वो सीधा 53 का 2 इसके अंदर बता रखा है कि सर्वोच्च बलों का समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा, और इसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। ये है अपना 53 का 2। अब आते हैं 53 का 3। 53 का 3A, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पहले से जो कानून बने हुए जिसमें किसी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण को कुछ कार्य दिए गए हैं, वो अपने आप राष्ट्रपति को ट्रांसफर नहीं होंगे। कहने का मतलब है ऐसा कार्य जो पहले से किसी राज्य को या प्राधिकरण, किसी एजेंसी को जो कार्य दिए गए, तो वो कार्य अपने आप राष्ट्रपति में निहित नहीं होंगे। कहने का मतलब ये, यदि किसी एजेंसी को यह काम करने के लिए दिया गया है, तो हमने यहाँ पर क्या है, सभी कारीगर किसे? स्वयं वो अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और यदि किसी राज्य को या प्राधिकरण को कोई पहले से कार्य दिए गए हैं, तो समाप्त नहीं होंगे जब तक ये इसके अंदर आर्टिकल। फिर हम आर्टिकल 53 का 3 का ख B, इसमें क्या? संसद को यह अधिकार बना रहता कि वह कानून बनाकर राष्ट्रपति के अलावा अन्य प्राधिकरण को कार्य दे सकता है। मतलब संसद कानून बनाकर राष्ट्रपति के अलावा अन्य व्यक्ति को भी ये काम दे सकती है। ये कौन से आर्टिकल में? ये आर्टिकल है 53 का 3 का B। 53 का 3 का B, 3 का B, इसके अंदर क्या कि संसद को यह अधिकार बना रहता है कि वो कानून बनाकर राष्ट्रपति के अलावा अन्य प्राधिकरण को भी क्या संविधान के अनुसार अधिकारियों को प्रयोग कर सकते हैं। मतलब समझिए आर्टिकल 53 डिटेल में आपको बताया गया, इतनी डिटेल में शायद ही आपको कहीं बताया होगा। और साथ ही हम सारी चीजें 53 इसमें 3 आर्टिकल है इसके अंदर, 1, 2 और 3। 1 के अंदर क्या कहेगा कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ के माध्यम से कर सकता। फिर उस 2 के अंदर क्या लिखा है 53 का 2 कि रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। फिर 3 के अंदर 2 है, ए और बी। ए के अंदर कहता है कि ऐसी कोई शक्ति जो किसी राज्य को या किसी प्राधिकरण को दी गई है, वो ऑटोमेटिकली या स्वतः राष्ट्रपति में नहीं जाएगी जब तक संसद इसके बारे में कोई कानून नहीं बना देती। ये तो कौन सा क्या मैं कह रहा? ए के अंदर कह रहा है। बी के अंदर क्या कह रहा है? बी के अंदर ये कह रहा है कि यदि कोई संसद चाहे तो कानून बनाकर राष्ट्रपति के अलावा अन्य प्राधिकरण को भी कार्य दे सकती है। कि मतलब जो ये राष्ट्रपति स्वयं अधीनस्थ के अधिकारियों से करेगा, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है अभी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यदि संसद चाहे तो वो किसको दे सकती है? वो अन्य प्राधिकरण को दे सकती है, किसी को भी प्राधिकरण को दे सकती है। ये चीजें समझ के आर्टिकल 53
क्लियर हो गया पूरा डिटेल से। यहां पर ये 4 नहीं है, ये 3 का बी है, समझ गए। आर्टिकल 53। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 54 के बारे में। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ, अब इसके अंदर लिखा हुआ है अनुच्छेद 54 का राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ये प्रावधान कहां से ले गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है, और फिर वे कौन से आर्टिकल के अंदर, और ये किस देश से लिए गए। तो सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इसकी बात करें तो आर्टिकल कौन सा, 54। फिर इसके बाद में कौन से देश से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए। अब हम बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन गण में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे, तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो संसद और एक विधानसभा। क्या क्या, संसद और विधानसभा। संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, समझ गए। अब बात आती है कि दोनों सदन, संसद में कितने सदन, 2। आर्टिकल 79 क्या बताता है, आर्टिकल 79 में संसद कहती है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके 2 सदन और इसके अंदर राष्ट्रपति शामिल होगा। तो 2 सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे कि हम राज्यसभा पढ़ते हैं तो राज्यसभा में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को नियुक्ति कर सकता है, परंतु हम लोकसभा पढ़ते हैं, उस लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति, पहले प्रावधान था कि एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता था, वो प्रावधान अब हटा दिया गया, परंतु अब राज्यसभा में 12 व्यक्तियों की वो नियुक्ति कर सकता है। तो वो व्यक्ति इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, निर्वाचन मंडल के अंदर केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। जिन व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वो व्यक्ति इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, कहने का मतलब आप समझ गए। फिर उसके बाद आता है राज्यों की विधानसभा। कई राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद भी है। विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में 2 होते हैं, एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होता है। पर जब हम बात करते हैं कि सभी राज्यों में विधानसभा है परंतु सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इस कारण विधान परिषद का यदि कोई व्यक्ति, विधान परिषद का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेता। और विधानसभा में कई बार व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, तो विधानसभा में नियुक्त व्यक्ति भी राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर भाग नहीं लेता। केवल वही व्यक्ति भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में जिनको निर्वाचित करके जनता ने भेजा है। फिर एक कई बार क्वेश्चन आता है कि यदि कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है, एलसी का सदस्य है, विधान परिषद का सदस्य है, तो क्या वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेगा? तो इसका आंसर है वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेगा। यदि क्या राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेगा, कौन भाग नहीं लेगा? यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य, तो वो भाग इसके अंदर नहीं ले सकता राष्ट्रपति चुनाव के अंदर। तो राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन मंडल समझ गए होंगे कौन कौन है। एक तो इसके अंदर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, एक है विधानसभाओं के। फिर बात आती है कि केंद्र शासित प्रदेश है, उनके अंदर भी तो विधानसभा है और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है। तो क्या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेती है? तो मैं कहूँगा लेती है। तो इसके लिए कोई संविधान संशोधन किया गया? हाँ, किया गया। फिर अब हम बात करें जम्मू कश्मीर। क्या जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेगा? हाँ, लेगा। तो क्या उसने भाग लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब लास्ट राष्ट्रपति चुनाव द्रौपदी मुर्मू जी वाला हुआ था, उसके अंदर वहाँ की विधानसभा बंद थी, इस कारण वो चुनावों के अंदर भाग नहीं लिया था जम्मू कश्मीर ने। परंतु जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडुचेरी ने तो लिया था। उसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं कि संघ राज्य में दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर, संघ, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा शामिल है। चुनाव में मनोनीत सदस्य यहाँ के भी आपको पहले ही बता दिया कि मनोनीत सदस्य विधानसभा के हो या राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, संसद के हो या विधानसभा के, कहीं के भी मनोनीत सदस्य चुनाव के अंदर भाग नहीं लेते। चीजें क्लियर याद रखना कि मनोनीत सदस्य आ गया मतलब ये चुनाव के अंदर भाग नहीं लेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कुछ भी हो। फिर हम बात करते हैं दिल्ली पांडुचेरी की 17वां संविधान संशोधन। कौन सा? 17वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई। यह प्रभावी कब से हुआ? 1 जून 1995। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति चुनाव में संघ शासित प्रदेश को, दिल्ली और पांडुचेरी को
राष्ट्रपति चुनाव में शामिल करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो वो संविधान संशोधन है कौन सा? 17वां। कब किया गया? 1992। ओके। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल सांसद विधायक अपने वोट का प्रयोग कर भी सकते हैं या नहीं भी। यदि कोई व्यक्ति विदेश गया हुआ, यदि कोई सांसद है या विधायक विदेश गया हुआ, या फिर वो अवॉइड करना चाहता है कि मैं राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि जो मैं चाहता था वो लोग राष्ट्रपति चुनाव में नहीं है तो भाग नहीं लूंगा, तो इससे कोई उसको जरूरी नहीं कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के अंदर मतलब जो सांसद है या विधायक है वो भाग ले, अवॉइड भी कर सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन हेतु विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है। हम आर्टिकल 360 एक्ट जिसके हमें संविधान संशोधन पढ़ते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि साधारण जो विधेयक होता है उस पर तो नॉर्मली जो संसद बैठती है तो उसमें लोग जो सांसद होते हैं वो साधारण बहुमत से पारित कर देते हैं, पर कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो राज्यों से संबंधित होते हैं तो उसके लिए राज्यों से सहमति बहुत जरूरी। यदि इस आर्टिकल 54 में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यदि आर्टिकल इस 54 में संशोधन करना है, कुछ चीजें चेंज करनी है, तो उसके लिए क्या होगा? एक तो विशेष बहुमत होगा। क्या होगा? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब उपस्थित सदस्यों का 2/3 ये। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसमें राज्यों का समर्थन, कम से 50% राज्यों का समर्थन आवश्यक होगा, तभी आप आर्टिकल के 54 के अंदर चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव के जो निर्वाचन मंडल है उसमें संशोधन करना होता है, तो उसका क्या है? उसका सीधा है कि विशेष बहुमत चाहिए और साथ ही चाहिए आधे राज्यों का समर्थन। तो ये हमारा आर्टिकल 54 और इसके अंदर सभी राज्य शामिल है, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश 3, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8, उसके अंदर 3 शामिल हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? नहीं होते। कौन कौन से? दिल्ली होता है, जम्मू कश्मीर होता है और एक पांडिचेरी होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? विधानसभा बनी हुई है। केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? वो संविधान संशोधन था 17वां संविधान संशोधन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन। हम बात करते हैं आर्टिकल 55 की। आर्टिकल 54 में हमने देखा कि इसका निर्वाचन मंडल। अब हम आगे देखेंगे इसके जो निर्वाचन है उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया, आर्टिकल 55। एग्जाम में कई बार सवाल आता है, सीधा सवाल आएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल कौन से अनुच्छेद में, तो आप बता देना 54। और यदि पूछ ले जो निर्वाचन है वो उसकी प्रक्रिया, उसकी रीति वो किस में होगी, प्रोसेस वो किस में? आर्टिकल 55 में। किस में? आर्टिकल 55 में। तो इसके अंदर भी हम देखते हैं 55 का 1, इसमें निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्वों को मापन एक रूपता होगी। जो भी मापन होगा तो उसके अंदर एक रूपता होगी। अब यहाँ जो ये आर्टिकल है ये बहुत क्रिटिकल आर्टिकल है, इसके एक एक टर्म हमें समझनी होगी, तब ये चीजें क्लियर होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा वो सारी जो प्रक्रिया वो हम आपको बताने वाले, थोड़े धैर्य से सुनिए। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और यूपीएससी आरपीएससी कई बार मेंस के अंदर ऐसे सवाल पूछती कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, उस निर्वाचन की प्रक्रिया में क्या कमी है, क्या उसकी विशेषता है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया याद होगी, यदि स्टेप टू स्टेप याद होगी तब मजा आएगा लिखने के अंदर भी और एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर भी। तो सबसे पहले कि 55 क्या कहता है कि निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व की जो एक रूपता होगी, ये तो एक 55 के अंदर एक रूपता। फिर 2 कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट की वैल्यू कैसे तय होगी, आर्टिकल 55(2) बताता है। एग्जाम में कई बार सीधा सवाल आ जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की वैल्यू कैसे तय होगी, तो वो वैल्यू तय करने वो कौन सा आर्टिकल है, वो 55(2) है। अब जिस प्रकार आर्टिकल आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड अपने अलग मूड में जिस प्रकार से वो डीपली क्वेश्चन पूछ रही है, यदि आप ऊपर से पढ़ के कि राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 55 में, इतने से काम नहीं होता। अब ABCD सब पढ़ने पड़ेंगे। यदि नहीं पढ़ोगे तो वो 40% वाला कोटा है वो खाली ही जाएगा। उस कोटे को भरने के लिए थोड़ी डीपली चीज़ें पढ़नी होगी। सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी आपको याद करवाने के लिए यहाँ पर डीपली चीज़ें पढ़ाएगी। तो सबसे पहले 55 का 1 क्या कहता है कि इसके अंदर एक रूपता होगी, सभी समान होंगे। फिर 55 का 2 कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट की वैल्यू कैसे तय होगी, ये बताता है कि वोट की वैल्यू कैसे तय होगी, ये बताता है। कौन सा? आर्टिकल 55 का 2। अब वोट की वैल्यू कैसे तय होगी उसके लिए फिर 55 के
दो बता दिया, दो के अंदर ए और बी, 55 दो ए और बी। ए के अंदर क्या, विधायकों की वोट की कीमत, उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या, राज्य की जनसंख्या, फॉर्मूला ध्यान से सुनिए, राज्य की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या बटा निर्वाचित सदस्य। कौन से निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इंटू 1000, 1/1000। समझ गए होंगे यहां तक। कई बार ये फॉर्मूला एग्जाम में सीधा डिट्टो आया हुआ है, हूबहू आया हुआ है। और वे कौन से आर्टिकल में, 55 के 2 के 1 के अंदर, विधायकों के वोट की वैल्यू। तो वो क्या बताता मैं, राष्ट्रपति, राज्य की जनसंख्या बटा निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो विधायक के वोट की वैल्यू तय होगी, वो क्या बताता है कि राज्य की जनसंख्या बटा निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000। तो ये इस प्रकार से क्या निकालेंगे, विधायक के वोट की वैल्यू निकालेंगे। अब आती है बात, विधायक के वोट की वैल्यू निकाल ली हमने, कि अब सांसद के वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो बताता हमारा 55B। कौन सा, 55B। इसमें क्या है कि सांसद के वोट की वैल्यू निकालने के लिए सभी राज्यों के एमएलए के वोट की कुल वैल्यू निकालेंगे, कि जो सभी एमएलए हैं, जितने भी राज्यों के सभी एमएलए, भारत के सभी राज्यों के एमएलए, उनकी वोट की वैल्यू निकालेंगे अलग अलग। फिर उसके बाद यहां के कुल सांसद, राज्यसभा प्लस लोकसभा के सांसद, राज्यसभा और लोकसभा के कुल सांसद जो निर्वाचित, उनकी संख्या मनोनीत की नहीं जोड़ी जाए, इन की कुल संख्या का भाग दिए। उसके बाद जो मान आएगा वो राष्ट्रपति की, जो सांसद है उसकी वोट की वैल्यू का। राष्ट्रपति चुनाव में एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ वोटों की संख्या काउंट नहीं होती, यहाँ वोट की वैल्यू काउंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, वोट की वैल्यू काउंट होती है। और वैल्यू काउंट करने के लिए एमएलए की वोट की वैल्यू अलग होगी, सांसद की वोट की वैल्यू अलग होगी। हर राज्य के अलग अलग, हर राज्य के अलग एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग होगी। समझ गए। वो वोट की वैल्यू कैसे तय होगी, वो ऐसे तय होगी। सबसे पहले हमने विधायक के वोट की वैल्यू कैसे तय होगी वो बताया, फिर हमने सांसद के वोट की वैल्यू कैसे तय होगी उसके बारे में चर्चा की। फिर है 55(3), इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इसका निर्वाचन पद्धति, और मत गुप्त मतलब मतदान कैसे होगा, गुप्त, सीक्रेट तरीके से होगा। और प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया होगी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको हम अच्छे से समझाते हैं। समझ लीजिए कि 4 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, 4 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। ए, बी, सी और डी, ये 4 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। और कुल हमें समझ लीजिए वोट की वैल्यू है 1000। एग्जाम्पल के तौर पर कुल वोट की वैल्यू है 1000। इस व्यक्ति तो एकल, इसके अंदर क्या बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, कम से कम 50% वोट प्राप्त होने चाहिए +1, 50% से +1 प्राप्त होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का चुनाव होगा अलग अलग 4 श्रेणी में, एकल संक्रमणीय मत, और ये 1000 व्यक्ति, अब इनको है ना परफॉर्मेंस देना होगा। कैसे कि सबसे पहले हम किस व्यक्ति को, 1000 व्यक्ति, सबको पहले ऑप्शन देंगे कि 4 ऑप्शन है, उसमें अगर आप पहले नंबर पर किसको देंगे, तो समझिए पहले नंबर पर इसको दे दिए 300, एक को, इसको दे दिए 200, इसको दे दिए 350 और इसको दे दिए 150। अब नॉर्मल यदि वोटिंग होती है, जिस प्रकार सांसदों के, सरपंचों के, एमएलए के वोटिंग होती है, उसके अनुसार यदि चुनाव होता है तो यहां पर विजेता कौन होगा, बताइए विजेता कौन होगा, विजेता होगा सी, ये विजेता हो गया। परंतु यदि यही राष्ट्रपति चुनाव है तो ये विजेता नहीं होगा। ये विजेता क्यों नहीं होगा, यहां पर लिखा हुआ है 50% +1, मतलब 50% से अबव चाहिए। और यहां पर क्या है 100 का 50% +1 कौन होगा, 501, परंतु 501 वोट किसको नहीं मिले। अब हम करेंगे यहाँ पर सेकंड राउंड की चरण की, कि यह फर्स्ट वाले इतने कि अब सेकंड के अंदर सबसे ज़्यादा किसको दे रहे हैं,
सेकंड चरण की गिनती होगी। सेकंड चरण की गिनती होती है तो इसके अंदर आप देख लीजिए, इसको देते हैं 350, इसको दे देते हैं 150, और सी इसको समझ लीजिए, इसको दे देते हैं 50, और इसको दे देते हैं 450। अब कौन है विजेता? अब भी कोई विजेता नहीं। क्यों नहीं है विजेता? अब भी इसको 50% +1 नहीं मिले। अब हम जाएंगे थर्ड चरण में कि परफॉर्मेंस में थर्ड है, सबको पूछेंगे। फर्स्ट वाले में सबको पूछा, फर्स्ट में कौन आया? फर्स्ट तो आ गया पर 50% क्रॉस नहीं कर पाया। सेकंड में फिर सेकंड के अंदर डी वाला फर्स्ट पे आ गया पर वो भी 50% का कोटा नहीं कर पाया। अब थर्ड परफॉर्मेंस किसने भरी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब देख लो, इनको मान लो इनको मिल गया 550, ए को मिल गया 550 फिर इसको मिल गया 200, कितने हो गए? 750, इसको मिल गया फिर 50, 800 और ये 200। अब विजेता कौन होगा? अब विजेता ये होगा। ये अब विजेता क्यों होगा? क्योंकि इसको 550 प्लस अब मिले, मतलब 50% +1 मिलना चाहिए। इस प्रकार क्या हुआ कि पहले चरण में सभी को नहीं, एक बार हुआ था। वीवी गिरी जब हम पढ़ेंगे तो उनको दूसरे चरण के अंदर वो जीते थे। तो यहां तक ये चीजें थी। राष्ट्रपति के निर्वाचन तो हमने इसके बारे में बताया था, वोट की वैल्यू 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के महत्वपूर्ण बिंदु। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हरा मतपत्र होता है, वो तो किसके लिए होता है? सांसद के लिए होता है। और गुलाबी किसके लिए होता है? गुलाबी विधायक के लिए। हरा सांसद और गुलाबी विधायक। आप ऐसे याद करिए, राजस्थान के हो तो राजस्थान की राजधानी गुलाबी, गुलाबी नगरी में कौन बैठते हैं? विधायक बैठते हैं। गुलाबी नगरी में कौन बैठते हैं? विधायक। तो विधायक होने के लिए कौन सा है? गुलाबी। फिर उसके बाद करिए, चुनाव के 10 दिन पहले सांसद और विधायक संसद और विधानसभा में बता सकते हैं कि वो उसको वोट कहाँ दे। इसके अंदर विधानसभा के अंदर भी चुनाव होते हैं और साथ ही संसद के अंदर भी चुनाव होते हैं। व्यक्ति जो सांसद चाहे वो अपने राज्य के अंदर भी चुनाव दे सकता है, चुनाव के अंदर भाग ले सकता है, और किसी विधानसभा में भी वो कहीं पर गया हो तो वहां पर भी भाग ले। उसको 10 दिन पहले बताना होगा कि मैं उस विधानसभा के अंदर वहां पर भाग लूंगा या मैं संसद के अंदर भाग लूंगा। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में विजेता बने तो न्यूनतम कोटा, मतलब न्यूनतम कोटा कितना होना चाहिए? 50% +1 मत हासिल करना हो चाहिए। वीवी गिरी कौन? वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जिसे द्वितीय चरण की चक्कर के अंदर विजेता हुए। फर्स्ट चरण के अंदर उनको 50% +1 नहीं मिला, फिर सेकंड चरण की गिनती तब वो जाके बने थे। फिर अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अब है 17वां राष्ट्रपति चुनाव जिसमें द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी थी। उस समय मत मूल्य कितना? 10,86,431। 50% वन न्यूनतम कोटा 5,43,816। फिर उसके बाद द्रौपदी मुर्मू को कितनी वोट मिली? आरपी से पूछ सकती है, मुंड में आ गई तो, कि वोट की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? 6,76,803। कितनी? 6,76,803। फिर हम बात करते हैं कि अधिकतम किस राज्य के पास है? तो अधिकतम उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है? 208 यूपी की। फिर झारखंड की 176, महाराष्ट्र की 175 और बिहार की 173। सबसे ज्यादा किसकी? यूपी की। उसके बाद किसकी? झारखंड की। उसके बाद महाराष्ट्र की और उसके बाद बिहार की। न्यूनतम सबसे कम किसी है? सिक्किम की। सिक्किम की कितनी है? 7। मिजोरम की कितनी है? 8। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? 8। नागालैंड की कितनी है? 9। और राजस्थान की कितनी है? 129। राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़, वहां की कितनी है? वहां की भी 129 ही है। तो यह था राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। थोड़े बहुत और देख लें कि हमने विधायकों के बारे में बात कर ली थी, सबसे ज्यादा किसके। अब बात कर लेते हैं कि हम सांसद के मत की वैल्यू कितनी है? तो 700। फिर सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक। अब तक हम बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो उनकी चुनाव है तो अब तक उनकी प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। तो उसके अंदर 3 बार अभी तक संशोधन किया गया। तो सबसे पहले प्रस्तावक की बात करते हैं तो 1974 से पूर्व एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक होते थे। फिर उसके बाद सरकार को लगा एक प्रस्तावक एक अनुमोदक, मतलब जो अनुमोदक और प्रस्तावक कौन होंगे? जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है।
राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति भाग ले सकता है वही उसका प्रस्तावक या अनुमोदक बन सकता है, और एक विधायक या दो विधायक या दो सांसद किसी भी व्यक्ति के पास हो सकते हैं और वो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग ले सकता है। तो इसको देखते हैं कि कई लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं, तो इसको थोड़ा डाउन करने के लिए 74 के अंदर संशोधन की, 74 से पूरे एक प्रस्तावक और फिर 74 संशोधन किया और उसमें क्या दिया भाई 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होना चाहिए, 10-10 लेके हो भाई। कब 74 से 97 तक के चलता रहा। 97 में फिर कि 10-10 ठीक नहीं है, फिर हमने क्या किया 50-50 प्रस्तावक और 50-50 अनुमोदक लिए, ठीक है। फिर एक होती है जमानत राशि। आप कई बार चुनाव में सुनते हुए होंगे कि जमानत जब्त हो गई। क्या हो गई? जमानत जब्त हो गई। तो जमानत जब्त कैसे होती है वो अब आपको बताते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति जब चुनाव के अंदर निर्वाचन के लिए भाग लेता है, कि राष्ट्रपति हो, सांसद हो, कोई भी हो, यदि वो उसके भाग लेने जाता है तो जब वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरता है उसी के साथ जमानत राशि भी जमा करवाता है। 1997 से पहले जमानत राशि हुआ करती थी 2500 रुपये। कितनी? 2500 रुपये। 1997 के बाद इसको कर दिया 15,000 रुपये। कितने? 15,000 रुपये। पहले 1997 से पहले 2500 रुपये, 1997 के बाद 15,000 रुपये। जमानत राशि आरबीआई के पास जमा करवानी होती है, ये आरबीआई के पास जमा हो जाती है। कुल वेद मतों का 1/6, जितने भी वेद मत है उसका यदि 1/6 नहीं मिला, मतलब 1/6 नहीं मिले वोट, तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी और आपको वापस नहीं दी जाएगी। तो ये एक तरह से अपन कहते हैं कि चुनाव में नाक बचाने का काम होता है कि कम से कम जमानत राशि जमा ना हो। यदि किसी की जमानत राशि जमा हो जाती है तो कई बार माहौल उड़ाया जाता है उसके खिलाफ कि तेरी क्या औकात है, तेरी तो जमानती जब्त हो गई थी, तेरी क्या, तेरी तो जमानती जब्त हो गई थी। तो इसलिए ये एक नाक का सवाल है जमानत राशि। राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ईवीएम मशीन, अभी आप यदि लोकसभा चुनाव, यदि विधानसभा चुनाव में वोटिंग की होगी तो ईवीएम मशीन ने वहां जाके बटन दबाया, बटन दबाते उसके फोटो आ गई, वाह गुड काम हो जाता है। पर राष्ट्रपति चुनाव या उपराष्ट्रपति चुनाव या राज्यसभा चुनाव में ऐसा नहीं है। यहाँ बैलेट पेपर है, यहाँ क्या है? बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर पर यहाँ पर चुनाव किए जाते हैं। साथ ही यदि कोई मतदाता प्रथम वरीयता का क्रम नहीं भरता तो उसका वोट खारिज हो जाएगा। जैसे हमने बताया था अनुपातिक पद्धति, उसके अंदर आपको सबको अलग अलग वरीयता देनी होगी, और आप यदि वरीयता नहीं देते हो साहब तो आपका वेट ठिकाने लग जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए वरीयता दे, सभी को दे, जितने लोग आप उसके अंदर चुनाव के अंदर शामिल है सबको वरीयता देनी होगी, सबको, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जितने भी सभी को वरीयता देनी होगी, तभी आपका वोट वैल्यू होगा। यहाँ तक अगली क्लास में आपको राष्ट्रपति के बारे में और अच्छे से बताएंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के अंदर आज हमने बात करी थी, निर्वाचन मंडल के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं उसके बारे में बात करी थी, कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बात करी थी। तो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 56 तक हमने ये चीज़ें आज देखी। नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे हम बात करेंगे कैसा लगा ये राष्ट्रपति को आपको पढ़ के, डीपली था या नहीं था, ये चीज़ें भी आपको जरूर बताइए। कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी से जरूर जुड़े रहिए, अच्छे से आपके नोट्स बनाते रहिए। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपको दिया गया है, वहाँ से जुड़िए, वहाँ आपको आपकी ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, जुड़े सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी से, चीज़ें आपको याद करवा दी जाएगी, समझा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, ओके।